हेलो फ्रेंड्स। आज हम एमएससी फाइनल पेपर सिक्स्थ के यूनिट 1 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिनरल कंपोजिशन और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में कुछ स्टडी करेंगे और इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण मिनरल क्वार्ट्ज, इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मिनरल कंपोजिशन और सेडिमेंट्री रॉक्स को डिस्क्रिप्टिव पेट्रोलॉजी या पेट्रोग्राफी भी कहा जाता है और सेडिमेंट्री रॉक से मिलने वाले सभी मिनरल्स को डिट्राइटल और क्लास्टिक मिनरल्स या जिनको एलोजेनिक मिनरल भी बोलते हैं और केमिकल और नॉन क्लास्टिक जिनको ऑर्थोजेनिक मिनरल्स भी कहा जाता है के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है। टेट्राइटल मिनरल की अबंडेंस जो होती है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है: नेचर ऑफ सोर्स मिनरल, रेजिस्टेंस टू एब्रेजन और केमिकल स्टेबिलिटी। मिनरल कंपोजिशन को स्टडी करने की जो एनालिसिस है उसको मॉडल एनालिसिस का नाम दिया जाता है, जो 2 प्रकार से की जा सकती है। एक बाय मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड बाय वेरियस मिनरल्स, जैसे कि डिलीस ने 1848 में किया था, और दूसरा बाय यूजिंग पॉइंट काउंटर फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ ग्रेन्स। कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस यदि हम पढ़ें तो हम ये कह सकते हैं कि मिनरल या सेडिमेंट जो सेडिमेंट्री रॉक में कहा जाता है वो इंडिविजुअल मिनरल भी हो सकता है जो कि इंटरनली होमोजीनियस हो, और वो ग्रुप ऑफ मिनरल्स भी हो सकता है जो कि रॉक फ्रेगमेंट के रूप में जाना जाता है। मैट्रिक्स और सीमेंट 2 और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी के अंदर आते हैं। मैट्रिक्स को अपन कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो कि मिनरल ग्रेन्स के कंपैरिजन में स्मॉलर साइज़ की होती है, और सीमेंट वह माइक्रो क्रिस्टलाइन मटेरियल है जो कि मिनरल ग्रेन्स के चारों तरफ ओवर ग्रोथ के रूप में डिपॉजिट होता है। यह इंटरनली होमोजीनियस होता है। मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए पहला जो क्लासिफिकेशन था वो फोक ने 1968 में दिया था। उन्होंने सभी मिनरल्स को 2 ग्रुप्स के अंदर बांटा। एक टेरिजीनियस मिनरल्स जिनमें क्वार्ट्ज, क्ले मिनरल, रॉक फ्रेगमेंट्स, माइका, हैवी मिनरल्स इत्यादि आते हैं, और दूसरे केमिकल जिसमें कार्बोनेट्स, डिफरेंट कार्बोनेट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका, सल्फेट्स और क्लोराइड साल्ट्स आदि आते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन ग्रिफिथ्स ने 1967 में दिया था, जिसमें मिनरल्स को एसेंशियल जैसे क्वार्ट्ज फेल्सपार, रॉक फ्रेगमेंट्स जैसे क्वार्ट्जाइट, शिस्ट, ग्रेनाइट इत्यादि, वेराइटल मिनरल्स जिसमें माइका क्लोराइड्स, एसेसरी मिनरल्स हॉर्नब्लेंड, ऑगाइट, एपेटाइट जैसे हैवी टूरमैलिन, स्फीन जैसे हैवी मिनरल्स आते हैं। मैट्रिक्स में माइका, क्ले मिनरल्स इत्यादि होते हैं, और सीमेंट में सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं। इस क्लासिफिकेशन के अनुसार हम ये देखे हैं कि सेडिमेंट्री रॉक से मिलने वाले मिनरल्स में क्वार्ट्ज, फेल्सपार्स, मस्कोवाइट माइका, क्ले मिनरल्स, हैवी मिनरल्स और रॉक फ्रेगमेंट्स इत्यादि प्रमुख हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख मिनरल क्वार्ट्ज के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। क्वार्ट्ज 35 से लेकर 50% तक टेरिजीनियस फ्रैक्शन का पार्ट होता है। यह टेट्राइडल मिनरल है, परंतु यह ऑर्थोजेनिक ओवरग्रोथ के रूप में भी मिल सकता है। सिलिशियस सीमेंट के रूप में ये एक इम्पॉर्टेंट सीमेंटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट है, और ये मोस्ट ड्यूरेबल मिनरल है क्योंकि इसकी हार्डनेस 7 होती है और इसमें क्लीवेज नहीं होते हैं। केमिकली क्वार्ट्ज अनस्टेबल होता है। एवरेज इग्नेस रॉक्स में क्वार्ट्ज की मात्रा 12 से लेकर 20% तक होती है, लेकिन एवरेज सैंडस्टोन के अंदर यह मात्रा 67 से लेकर 70% तक होती है, और कुछ केसेस में ये मात्रा 95% तक भी हो सकती है। क्वार्ट्ज की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाना, इसका अर्थ ये है कि ये हाई डिग्री ऑफ मैकेनिकल और केमिकल स्टेबिलिटी शो करता है और वेदरिंग और इरोजन के दौरान नष्ट नहीं होता है। कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे ये मार्क्ड कोरोजन या राउंडिंग शो करता है।
और इसकी इन क्वालिटीज़ की वजह से ही क्वार्ट्ज नेचर ऑफ सोर्स और एनवायरनमेंट ऑफ डिपोजिशन को स्टडी करने के लिए आइडियल मिनरल माना जाता है, क्योंकि इसकी वैरायटीज़ एक सोर्स ऑफ सेडिमेंट, पर्टिकुलर सोर्स ऑफ सेडिमेंट के प्रति काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। क्वार्ट्ज की स्टडी के पैरामीटर्स 4 होते हैं, एक साइज़, शेप, इंक्लूज़न और एक्सटेंशन। जनरली ये देखा जाता है कि क्वार्ट्ज 1 मिलीमीटर से कम डायमीटर का होता है और अधिकतर यह क्वार्ट्ज 0.6 मिलीमीटर डायमीटर का होता है। यदि ग्रेन साइज़ 1 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है तो क्वार्ट्ज को कंपोजिट या पॉलीक्रिस्टलाइन भी कहा जाता है। पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन का पार्ट है। शेप्स, जनरली क्वार्ट्ज सब स्फेरिकल शेप में मिलता है, लेकिन इसकी शेप, एंड शेप जो होती है वो इनिशियल शेप का एक्सप्रेशन होती है। क्वार्ट्ज सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अलोंग स्लाइट एलोंगेशन शो करता है और यह एलोंगेशन इसकी प्रिज्मेटिक हैबिट को बतलाता है। एलोंगेशन को क्राइटेरिया ऑफ प्रोवेनेंस के रूप में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि मेटामॉर्फिक क्वार्ट्ज जो है वो इग्निस क्वार्ट्ज के मुकाबले में ज़्यादा एलोंगेशन शो करता है। इंक्लूजन्स का अर्थ है क्वार्ट्ज के अंदर मिलने वाले बबल्स, वैक्यूल्स या कोई और मिनरल। इंक्लूजन्स क्वार्ट्ज के अंदर बहुत कॉमन होते हैं और इनको भी प्रोवेनेंस के गाइड के रूप में काम लिया जा सकता है। मैकिन ने 1896 में डिट्राइटल क्वार्ट्ज को उनके इंक्लूजन्स के आधार पर 4 ग्रुप्स के अंदर बांटा है। एक एसिकुलर, जिसमें रूटाइल निडल्स वगैरह आती हैं, इर्रेगुलर, जिसमें फ्लूइड लैक्यूना गैस बबल्स के साथ या उसके अलावा मिलते हैं। इस तरह के इंक्लूजन्स इग्निस ओरिजिन को शो करते हैं। रेगुलर इंक्लूजन यदि क्वार्ट्ज में इवेडल फॉर्म के रूप में मिलता है तो वो मेटामॉर्फिक ओरिजिन को शो करता है। और चौथा ग्रुप इंक्लूजन लेस, जिसके अंदर कोई इंक्लूजन नहीं मिलता है। एक्सटेंशन एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर क्वार्ट्ज को स्टडी किया जाता है, और जनरली क्वार्ट्ज का एक्सटेंशन शार्प से लेके वेवी होता है, और यदि क्वार्ट्ज पे कंसिडरेबल प्रेशर लगे तो यह अनड्यूलेटरी एक्सटेंशन भी शो करता है। जनरली माना जाता है कि अनड्यूलेटरी एक्सटेंशन मेटामॉर्फिक क्वार्ट्ज शो करते हैं स्ट्रेस लगने पर, लेकिन ब्लैट और क्रिस्टी ने यह कहा कि अनड्यूलेटरी एक्सटेंशन क्वार्ट्ज की प्रोवेनेंस का अनरिलायबल क्राइटेरिया, खाली इसी के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। क्लासिफिकेशन ऑफ क्वार्ट्ज ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वेराइटल कैरेक्टरिस्टिक जो डिट्राइटल क्वार्ट्ज के अंदर मिलती हैं उनके आधार पर क्वार्ट्ज का क्लासिफिकेशन किया जाता है, और हर एक ग्रुप किसी एक प्रोवेनेंस या सोर्स का इंडिकेटिव होता है। ग्रेनाइन ने 1942 में टाइप ऑफ एक्सटेंशन, इंक्लूजन और शेप के आधार पर जेनेटिक क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। इस जेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्वार्ट्ज की टाइप्स कॉमन प्लूटोनिक, वोल्केनिक, वेन टाइप, रिक्रिस्टलाइज्ड मेटामॉर्फिक, शिस्टोज मेटामॉर्फिक, स्ट्रेच्ड क्वार्ट्ज और सेडिमेंट्री क्वार्ट्ज के रूप में मानी गई हैं। इन सभी टाइप्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि उसके इंक्लूजन, उसकी शेप और उसके एक्सटेंशन के आधार पर हैं। यदि कॉमन प्लूटोनिक क्वार्ट्ज है तो उसका सोर्स ग्रेनाइट रॉक होता है। यदि वॉल्केनिक क्वार्ट्ज है तो उसका सोर्स रायलाइट होगा। वेन क्वार्ट्ज है तो हाइड्रोथर्मल वेन्स होंगी। रिक्रिस्टलाइज्ड मेटामॉर्फिक है तो क्वार्ट्जाइट होगी। शिस्टोज मेटामॉर्फिक है तो शिस्ट होगी, और स्ट्रेच्ड मेटामॉर्फिक है तो वो ब्रेक्शिया, मेलोनाइट जैसी रॉक्स होंगी। सेडिमेंट्री क्वार्ट्ज में ऑर्थोजेनिक ओवरग्रोथ के रूप में भी क्वार्ट्ज मिल सकता है। क्वार्ट्ज की प्रोवेनेंस स्टडी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण एक डायमंड डायग्राम है। इस डायमंड डायग्राम में 4 एपेक्स जो होते हैं उन पे अनड्यूलेटरी क्वार्ट्ज, नॉन अनड्यूलेटरी क्वार्ट्ज, पॉलीक्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज और नंबर ऑफ क्रिस्टल्स यूनिट्स पर पॉलीक्रिस्टलाइन ग्रेन्स की प्लॉटिंग होती है। इन प्लॉटिंग के आधार पर क्वार्ट्ज का क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि क्वार्ट्ज बहुत स्टेबल है और बहुत लंबे समय तक वेदरिंग और इरोजन में
प्रोलॉन्ग कर जाता है। इसलिए क्वार्ट्ज का फेल्सपार या अनस्टेबल रॉक फ्रेगमेंट्स के साथ रेशो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको मिनरोलॉजिकल मैच्योरिटी के इंडेक्स के रूप में यूज़ किया जा सकता है। टेरिजिनस फ्रैक्शन में यदि क्वार्ट्ज की मात्रा ज़्यादा है, इसका अर्थ है कि वो सेडिमेंट्स मैच्योर हैं। यदि क्वार्ट्ज के कंपैरिजन में अनस्टेबल मिनरल जैसे फेल्सपार और रॉक फ्रेगमेंट ज़्यादा हैं, इसका मतलब वो सेडिमेंट मिनरोलॉजिकली इमेच्योर हैं। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम एक और इम्पॉर्टेंट मिनरल्स फेल्सपार्स, माइका और रॉक फ्रेगमेंट्स इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। आपकी कोई शंका समाधान हो तो आप पूछ सकते हैं, और इसका राइटअप आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। थैंक यू।